Hello guys, welcome back to Edugiri. I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन के साथ। 5th फेब का बहुत सारे बच्चों को क्वेरी होगी। 5th फेब के मैं धीरे धीरे से जितने भी आर्टिकल्स होंगे वो धीरे धीरे हर क्लास में इंक्लूड करके कवर करवा दूंगी। येस, आई एम प्लानिंग कि मैं मंडे को ऑफ लेना स्टार्ट कर दूँ एंड जो मंडे वाले आर्टिकल्स हैं वो ऐसे ही 2 से 3 जो हैं हर दिन इंक्लूड करवा के फॉर नेक्स्ट 4 to 5 days वो कवर करवा दूँ। If you are okay with this idea, then give a thumbs up in the description box. या फिर what I can do is WhatsApp channel पे 5th Feb का पूरा का जो marked है वो मैं डाल दूंगी WhatsApp channel जो एजुगिरी का है, ठीक है ना। बिकॉज यार एक दिन तो ऑफ, लाइक I think I deserve one off, बिकॉज अगर मुझे पूरा ऑफ लेना है तो क्लास तो I have to drop the class one day. तो आई एम प्लानिंग कि मंडे को क्लास ड्रॉप कर दिया करें और उसके जितने भी जैसे अगर मान लो उस दिन के 20 आर्टिकल्स हैं, ठीक है ना, तो आई विल डिवाइड बाय 6 एंड कवर देम बाय लाइक इन द कमिंग डेज, दैट इज ट्यूसडे से संडे तक। इफ यू लाइक द आइडिया देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। अब यहाँ पर आगे स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आई होप आपने रिविजन कर ली होगी संडे को अपनी पिछले जो न्यूज़ की है। अब यहाँ पे द सुप्रीम कोर्ट गेव द बीजेपी विक्ट्री इन चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस अ जॉल्ट थ्रेटनिंग टू ऑर्डर फ्रेश इलेक्शंस। तो यहाँ पे मेयर के इलेक्शंस हुए थे चंडीगढ़ के अंदर, ठीक है ना, और वो सही नहीं हुए हैं। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, मतलब जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इलेक्शंस अच्छे से करवाओ, वो ही क्या करते हुए पाए गए, डिफेसिंग, ठीक है। डिफेस का मतलब होता है स्पॉइल द सर्फेस और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय ड्राइंग और राइटिंग ऑन इट, ठीक है ना। तो ये हुआ है वहाँ पे फ्यूगिटिव। यहाँ पे हमें 2 वोकैब टर्म्स मिल रहे हैं। एक तो डिफेस, लिखेंगे डिफेस। डिफेस क्या है? स्पॉइल द सरफेस, स्पॉइल द सरफेस और अपीयरेंस, और अपीयरेंस ऑफ समथिंग, फॉर एग्जाम्पल बाय ड्राइंग और राइटिंग ऑन इट, ठीक है ना। ये तो डिफेस का मतलब हो गया कि इसे लिख दिया, खराब कर दिया जानबूझ के। अब जैसे ये अच्छा भला लिखा हुआ है, मैं इसके ऊपर कांटा पीटा मार दूं, ठीक है ना, ठीक है। फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव का मतलब क्या होता है? फ्यूगिटिव का मतलब है a person who escaped, who has escaped from captivity और इज इन हाइडिंग। तो ये वर्ड कैसे यूज किया? जो रिटर्निंग ऑफिसर था वो अपना कैमरे की तरफ ऐसे मुंह छुपा रहा था, फ्यूगिटिव की तरह, ठीक है ना। जैसे क्रिमिनल जो जेल से भाग जाता है उसकी तरह। तो फ्यूगिटिव और डिफेस वोकैब टर्म्स हैं, ये नोट कर लो। चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शंस की डिटेल्स अभी नोट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद इन द पास्ट डेकेड इम्प्रूविंग सैनिटेशन वर्क। अब यहाँ पे हम गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में पढ़ेंगे इम्प्रूविंग सैनिटेशन वर्क के अंदर, ठीक है ना। सैनिटेशन वर्क, सैनिटेशन स्कीम्स ऐसे लिख लो, सैनिटेशन स्कीम्स, ठीक है ना। तो सैनिटेशन स्कीम्स इम्प्रूविंग सैनिटेशन वर्क इन इंडिया। तो सैनिटेशन कैसे इम्प्रूव किया गया? सबसे पहले तो वाटर एंड सैनिटेशन इज, वाटर एंड सैनिटेशन इज, वाटर एंड सैनिटेशन इज गोल 6 इन द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोल 6 इन द 17, ओहो इरेजर आ गई, in the 17 sustainable development goals, ठीक है ना। अब देखो यार, सैनिटेशन, वाटर और सैनिटेशन मतलब जो हम जाते हैं वॉशरूम, वो वाला जो पानी होता है, चाहे किचन का पानी हो गया, ये सबको हमें अच्छे से ठीक ठाक निकालना है और ओपन में नहीं होना चाहिए ये, बिकॉज ये हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है ना। अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, ठीक है ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बेटा जी, यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस ने अपने कंट्री, जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, यूनाइटेड नेशंस ने, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अपने मेंबर कंट्रीज को गोल्स दिए हैं कि ये गोल्स जो हैं आपको 2030 तक अचीव करने हैं। तो अगर मैडम अचीव नहीं करेंगे गोल तो कंट्रीज को पनिशमेंट मिलेगी? नहीं, वो कह रहे हैं कि आप मिलकर सारी कंट्रीज में जो जो इश्यूज हैं, मे बी यू नो एक इंडिया ने कोई तरीका निकाल लिया बहुत अच्छे से चीज़ करने का, तो वो दूसरी कंट्री को बताएंगे अरे तुम भी ऐसा कर लो, ठीक है ना। जब 193 कंट्रीज जो हैं वो एक साथ कुछ कुछ मिशंस पे काम कर रहे हैं, उनको गोल्स दे दिए हैं, तो ऑब्वियसली एक दूसरे के आइडियाज कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, उनको इम्प्रोवाइज कर यूज कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड थिंग,
ठीक है ना। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब है कि भैया जी डेवलपमेंट ऐसी होनी चाहिए कि आज की जनरेशन तो नेचुरल रिसोर्सेज अच्छे से यूज कर पाए, आने वाले भी कर पाए। ये नहीं कि आज हम सब कुछ खा पी गए, अमन चमन सब खा गए और टमन के लिए कुछ बचा ही नहीं। ऐसा नहीं करना। दैट इज व्हाट इज सस्टेनेबल गोल्स। तो गोल नंबर 6 ऑफ यूएन जो है वाटर एंड सैनिटेशन के ऊपर है, ठीक है ना। तो वो ये इन द और 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं। टोटल गोल्स कितने? 17 सस्टेनेबल गोल्स हैं, उसमें से इसका नंबर क्या है? 6th। जितने भी स्टेट एग्जामिनेशन वाले हैं, स्टेट पीसीएस जनरल स्टडीज का, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। बाकी सबको क्या पता होना चाहिए? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यूनाइटेड नेशंस ने सेट किया अपने मेंबर नेशंस के लिए 2030 तक इनको अचीव करना है। कब तक अचीव करना है यूनाइटेड नेशंस के गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? कब तक? इनको एसडीजीज भी कहा जाता है। कब तक अचीव करने हैं ये गोल? अचीव करने हैं 2030 तक। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आता है। अब यहाँ पर इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने क्या किया? पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम्स हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री। हमारी लॉन्ग हिस्ट्री, हम बहुत देर से इस पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉन्च हुआ था सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम 1986 में। अगर यहाँ पर कोई क्लाट वाला बच्चा बैठा है, जो कि मुझे पता है बहुत सारे बैठे हैं, ये नोट कर लो, ठीक है ना। जो तुम कहते हो कि हमारे में इतना डिटेल में आएगा, बेटा जी आपके एग्जाम में लास्ट ईयर, ठीक है ना, थोड़ा तरस खा गए क्लाट वाले। क्लाट वाले ना तरस खाते किसी पे, उनकी तो ऐसी करंट अफेयर्स है, यूपीएससी भी ना ऐसे क्वेश्चन पूछता जो तुम्हारे क्लाट वाले पूछते हैं, सच बताऊं तो, ठीक है ना। तो सीआरएसपी का जो प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ? 1986 में स्टार्ट हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ क्लाट वाले लिखेंगे, कोई स्टेट वाला भी नहीं लिखेगा, ठीक है ना। फिर आया टोटल सैनिटेशन कैंपेन। ये कब आया? 1999 में, ठीक है। 1999 में ये कैंपेन आया। ये सिर्फ क्लाट वाले लिखेंगे कब आया, या फिर अगर आंसर राइटिंग है स्टेट वालों की उसके अंदर आप इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है ना। अब यहाँ पर मार्क द शिफ्ट फ्रॉम अ हाई सब्सिडी रिजीम टू लॉस द पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम इन्वॉल्व एज अ मिशन इन 2014। और फिर आए 2014 के मिशन, ठीक है ना। 2014 के अंदर क्या आया? 2014 के अंदर आया स्वच्छ। ये लिखना बहुत जरूरी है, स्वच्छ भारत मिशन। अब यार बहुत सारे बच्चों को मैं जब भी इंटरव्यूज लेती हूँ, ठीक है ना, जब इंटरव्यू वाले टाइम आते हैं तो बहुत सारे बच्चों को मैं पूछती हूँ, अच्छा स्वच्छ भारत मिशन का क्या एम क्या है? तो वो कहते हैं कि सफाई पूरा क्लीन करने का एम था, जो कि गलत है। इसका जो मेन एम था ना वो कुछ और था बेटा जी। जो कॉपी वाला एम है, इसका एम क्या था? इसका एम क्या था? टू मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन फ्री। मेक इंडिया ओपन डेफिकेशन सॉरी यार, किसी बच्चे ने बोला था कि आपके प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है। मेरा पता है क्या होता है कि मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाना है, क्योंकि आपका ज़्यादा टाइम भी नहीं ले सकती, तो प्रोनाउंसिएशन कई बार इधर उधर हो जाती है। मैं खुद की ही वीडियो देख रही थी, ऑथर को मैंने ऑर्डर बोला हुआ था, तो वो फ्लो के अंदर निकल आता है। तो ओपन डेफिकेशन क्या होता है? खुले में पॉटी करना, खुले में सारा माल फेंक कर आना, ठीक है, वो बंद करवाया। ओडीएफ कहते हैं इसको, फुल फॉर्म क्या है इसकी? ओडीएफ, ठीक है, बाय अक्टूबर 2019। तो ये एम सेट किया था 2014 के अंदर कि भैया हमको खुले में जो लोग जाते हैं वो बंद करवाना है, ठीक है। ये स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में लॉन्च किया था उसका एम था, ठीक है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सैनिटेशन कवरेज इन इंडिया इम्प्रूव फ्रॉम 39% इन 2014 टू 100%। मतलब सैनिटेशन के बारे में अगर बात करें तो हमने 100% इंप्रूवमेंट शो करी। जब? कब? 2019 में। इनकरेज बाय द अचीवमेंट्स अंडर एसबीएम, द गवर्नमेंट लॉन्च फेज 2 ऑफ एसबीएम जी, मतलब स्वच्छ भारत मिशन का फेज 2 आया, ठीक है। ये लिखेंगे फेज 2 ऑफ एसबीएमजी ग्रामीण, ठीक है ना। तो एसबीएमजी का फेज 2 आया। इसके अंदर क्या एम था? हेयर वाज ऑन द सस्टेनेबिलिटी। एम क्या था इधर? देखो यार, जब भी हम किसी प्रोग्राम की बात कर रहे होते हैं एम बड़ा जरूरी है। एम क्या था? सस्टेनेबिलिटी ऑफ इनिशियल अचीवमेंट्स by promoting solid and liquid waste मैनेजमेंट। जो वेस्ट मैनेजमेंट है, ठीक है ना, जो कहते हैं कि ग्रीन डब्बे में डालो, रेड ब्लू में डालो, है ना, वो क्या है? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, हर जगह। एंड कवरिंग दोज हाउसहोल्ड लेफ्ट आउट, एंड कवरिंग दोज हाउसहोल्ड्स दैट आर लेफ्ट आउट, कवरिंग दोज हाउसहोल्ड्स दैट आर लेफ्ट आउट, ठीक है ना।
तो बिल्कुल हमारे यहाँ पर अब हर जगह हम देख रहे हैं कि डस्टबिन, सूखा कूड़ा अलग, गीला कूड़ा अलग की बात हो रही है, ताकि उसको अच्छे से वेस्ट को मैनेज किया जाए। ये फेज 2 का एम जो है बनाया गया। द गवर्नमेंट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस बाय, मतलब बिल्कुल खत्म ही कर देना है 24-25 तक ओपन डेफिकेशन, ठीक है ना। तो ये हम डब्बे में डाल लेंगे। गवर्नमेंट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया from India from ODF to ODF plus by 24-25। तो क्या क्वेश्चन आ सकता है 24-25 तक, 24-25 तक होगा बेटा जी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, कि कौन से साल तक। ओडीएफ प्लस विलेज इज वन, अब ये हम ओडीएफ प्लस विलेज की डेफिनेशन भी लिख लेते हैं। इज वन विच हैज सस्टेन्ड ओडीएफ स्टेटस along with implementing either solid और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसको भी मैनेज किया है, ठीक है ना, कि अगर गीला या सूखा जो वेस्ट है उसका जो सिस्टम है उसको वेस्ट मैनेज करने का वो भी इम्प्लीमेंट किया है। तो वो विलेज क्या कहलाएगा, ओडीएफ प्लस कहलाएगा। और 24-25 तक क्या गवर्नमेंट एम करिए, गवर्नमेंट एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया फ्रॉम ओडीएफ टू ओडीएफ प्लस। ओडीएफ प्लस का मतलब कि ओपन डेफिकेशन तो नहीं होगी, ठीक है ना, प्लस इसके अंदर वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड या लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रहा होगा। मतलब ओडीएफ प्लस क्या है कि ओडीएफ तो है ही है, ओपन डेफिकेशन तो है ही नहीं, माइनस है ये तो, बट प्लस इसके अंदर क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट भी हो रही है। अब ये वेस्ट मैनेजमेंट कौन सी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है और सॉलिड भी हो सकती है, ठीक है ना। तो दिस इज व्हाट इज द थिंग, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत ही ईजी है। भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न, व्हाट इज भारत रत्न के लिए दिया जाता है भारत रत्न। देखो यार यहाँ से ना क्वेश्चन ये बनेगा, एक तो क्वेश्चन बनता है भारत रत्न पे कि क्या है ये, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर। सिविलियन मतलब जो आर्मी से रिलेटेड नहीं है उसको सिविलियन बोलते हैं, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री, ठीक है ना, हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ द कंट्री, बोलिए ऊंची ऊंची इसको, ठीक है ना। हैज बीन कॉन्फर्ड ऑन 50 पीपल सिंस 1945। देखो यार ये ना जो जिसके फैक्ट्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हैज बीन conferred on कितने लोग, on 50 people since 1954। 1954 से कितने लोगों पे जा चुका है ये, 50 लोगों पे, 50 पीपल, भारत रत्न। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट। उसके बाद यहाँ पर 50 लोगों पे जा चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे इस साल किसको मिल रहा है, एलके अडवाणी को मिल रहा है, जो कौन रह चुके हैं, बीजेपी के लीडर रह चुके हैं, कर्पूरी ठाकुर क्या रह चुके हैं, ये सीएम ऑफ बिहार रह चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और जो एलके अडवाणी है इन्होंने भी मिनिस्ट्री की बहुत बार पोस्ट होल्ड करी है, बीजेपी के लीडर रह चुके हैं, तो इनको मिल रहा है 2024 के अंदर, इनका नाम आया सामने, है ना। तो ये दोनों तो इम्पॉर्टेंट है ही है, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है, बट इन्होंने हमें बताया कि और कब कब किसको मिला। तो आइए टेबल बना लेते हैं, ठीक है ना। हम ईयर लिखेंगे और साथ साथ में इनके नाम भी लिखते जाएंगे। 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी को मिला, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि पीएम थे, फर्स्ट पीएम ऑफ बीजेपी बने थे। भारतीय जनता पार्टी के पहले प्रधानमंत्री कौन बने थे भारतीय जनता पार्टी से जो थे, वो थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है ना। उसके बाद मदन मोहन, 2015 के अंदर ही किसको मिला था, मदन मोहन मालवीय को। तो मदन मोहन मालवीय जी जो थे वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडर, बीएचयू फाउंडर। अगर आपको बीएचयू का पूरा नाम अगर फुल शॉर्ट में नहीं पता है कि बीएचयू है तो इसका क्या लिखेंगे, पूरा नाम लिखेंगे। नोट्स कंप्लीट होने चाहिए, आधे अधूरे नोट्स काम नहीं आते हैं, ठीक है। 2019 में फिर किसको मिला, प्रणब मुखर्जी को मिला, जो कि प्रेसिडेंट है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रणब मुखर्जी को मिला 2019 में। भूपेंद्र कुमार हजारिका को मिला, ठीक है ना, और नानाजी देशमुख को मिला, ठीक है ना। इन लोगों को क्या मिला,
भारत रत्न जो रिसेंट ईयर्स में मिला है, ये उनके ऊपर इन्होंने बात करी है। ठीक है ना, क्वेश्चन यहाँ से आएगा 100% वाला, ये है यहाँ पे 100% पक्का क्वेश्चन आने वाला है। आज मैं आपको एक और 100% पक्का क्वेश्चन करवाने वाली हूँ, वहां से भी पक्का क्वेश्चन आएगा, ये वो आएगा। ऐसा कोई एग्जाम आपको देखने को नहीं मिलेगा जहाँ पे वो क्वेश्चन आए। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, आयरलैंड की। आयरलैंड की, किसी को आयरलैंड और पता है आयरलैंड वर्सेस यूके क्या चलता है? देखो यार, यूके ने बहुत पाप किए, कह रहे हैं या नहीं, है ना, हर कंट्री में जाके बैठ जाता, हमारे साथ ही देखो कितना ज्यादा पाप किया है ना, हमारे देश के साथ ही लूट के ले गया। अब इतना लूटा हुआ इनका खत्म हो गया है, तो अब क्या कर रहे हैं ये, क्या कर रहे हैं अब, इनके अब लूट रहे हैं ना, है ना, अब इन्होंने लूट लूट के अपना देश चलाया। ठीक है, बट इन्होंने बहुत ज्यादा डिवाइड भी किया, ये तो जाने ही जाते थे कि डिवाइड एंड रूल करते हैं, बट आज ये इस कगार पे हैं कि यूके बेटा, यस, ब्रिटेन जो है वो डिवाइड होने के कगार पर है। क्यों है, बाय, तो आयरलैंड में क्या हुआ ये हम पढ़ते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ना, आयरलैंड के अंदर, अभी हम इसको रीडिंग मारते हैं और फिर मैं आपको समझाती हूँ। द राइज ऑफ सिन फेन्स माइकल ओनेल इज द फर्स्ट नेशनलिस्ट फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड। तो यहाँ पर हम हेडिंग दे देंगे आयरलैंड, पॉइंट्स में नोट करवाती जाऊंगी और फिर हम इसको एक्सप्लेन मैं आपको समझाऊंगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे सिन फेन, ठीक है ना, माइकल ओ नील, ये कौन है, फर्स्ट नेशनलिस्ट। नेशनलिस्ट कौन, जो देश के लिए कुछ चाहता हो, जो देश को कहीं कुछ लेके जाना चाहता हो। यहाँ पर ये अलग करवाना चाहता है किससे, यूके से। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्योंकि ये अलग करवाना चाहता है यूके से, तो यहाँ पर ना होप नजर आ रही है कि शायद नॉर्दर्न आयरलैंड आने वाले टाइम में यूके से अलग हो जाए। ठीक है, ऑर्डर कह रहा है, इफ द सिन फेन विच बिगैन एज अ पॉलिटिकल आर्म ऑफ आयरिश रिपब्लिक आर्मी वॉज ऑन द फ्रिंजेस फॉर डिकेड्स, मतलब कोई फ्रिंजेस के, मतलब कोई इसको इसलिए जाना जाता था कि हाँ यार इसका मिशन है कि ये नॉर्दर्न आयरलैंड को यूके से अलग करना चाहता है, बट इसके पास कुछ ज्यादा पावर नहीं थी, इसको कुछ ज्यादा भाव नहीं देता। बट आज के टाइम पे ये जो है सिन फेन माइकल ओनेल, जो आयरिश रिपब्लिक पार्टी से हैं, ठीक है ना, वो जो है पावर में आ गए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लेंगे बिलोंग्स टू आयरिश रिपब्लिक पार्टी। ठीक है ना, आयरिश पब्लिक पार्टी, दैट इज IRP। ठीक है, IRA नहीं, आर्मी, आयरिश रिपब्लिक आर्मी, आई एम सो सॉरी, IRA। ठीक है ना, वॉर ऑन द फ्रिंजेस। ठीक है ना, पॉलिटिकल फोर्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एंड इंडिपेंडेंट कंट्री। अब यहाँ पे देखो यार, इशू क्या है, देखो यहाँ पे एक तो नॉर्दर्न आयरलैंड है, एक तो है नॉर्दर्न आयरलैंड, और एक है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। इसको अलग से डब्बे में डालेंगे, और अगर आपके पास भी ग्रीन कलर का पेन है तो उसमें से लिख लेंगे रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री and European Union member, and European Union member। तो बहुत देर तक आयरलैंड, जो नॉर्दर्न आयरलैंड है, उसके अंदर इशू चलता रहा कि जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो यूके का पार्ट बने, ठीक है, दैट इज ब्रिटेन का पार्ट बने, या रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का बने। ठीक है ना, तो अल्टीमेटली यूके का पार्ट है, नॉर्दर्न आयरलैंड इज पार्ट ऑफ यूके, बट इसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड का पार्ट बन जाए, और बहुत सारे चाहते हैं कि नहीं बने। तो ये इशू है नॉर्दर्न आयरलैंड का। ठीक है, इन 2020 इलेक्शन इन बिन द लार्जेस्ट एंड इन 2020 इट इमर्ज। ठीक है, ये हमें डिटेल्स नहीं पता होनी चाहिए। अभी जो ये है फर्स्ट मिनिस्टर अपॉइंट हुआ है, और ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्स में, जैसे कि क्लैट के एग्जाम में ये एक क्वेश्चन आया था, जो मुझे याद है PYQ रह चुका है ये वाला इशू, तो इसको ध्यान से पढ़ लेना क्लैट वाले, बाकी सबको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्लैट वाले थोड़ा और दिमाग और ध्यान लगा लेंगे। अकॉर्डिंग टू 1998 गुड फ्राइडे अग्रीमेंट विच एंडेड द डेकेड्स ऑफ सेकेंड्रेनियन वायलेंस नोन एज ट्रबल्स। तो यहाँ पे जैसे कि बिल्लियों का नाम रख देते हैं बबल्स, ठीक है, यहाँ पे ट्रबल्स क्या था, इतनी लड़ाई हो रही थी कि इसको नाम भी मिल गया, ट्रबल्स। तो ट्रबल्स क्या है, ठीक है ना, ट्रबल जो थी कॉन्फ्लिक्ट थी, ये लिखेंगे कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन, कॉन्फ्लिक्ट फ्रॉम 1968 टू 1998 इन नॉर्दर्न आयरलैंड, इन नॉर्दर्न आयरलैंड between Protestants and Catholic, Protestants, Unionists
who desired, who wanted Ireland to remain part of UK, remain part of UK versus Catholic nationalists who wanted Northern Ireland to become part of Republic of Ireland. तो यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड में क्या लड़ाई हो रही थी बेटा जी, थोड़ा ध्यान से ध्यान दोगे तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर नॉर्दर्न आयरलैंड में ये लड़ाई हो रही थी कि जो प्रोटेस्टेंट्स थे, जो प्रो है, लड़ने में प्रो कौन है, ब्रिटेन, हमेशा लड़ाई करके आते थे ना पावर में, ब्रिटेन। तो ये कौन थे, प्रोटेस्टेंट्स। प्रोटेस्टेंट्स क्या चाहते थे कि हमको यूके का पार्ट बनना है, और इनको क्या बोला गया, यूनियनिस्ट। इनको बोला गया यूनियनिस्ट, क्योंकि ये यूके का पार्ट होना चाहते थे, यूनियन बनाना चाहते थे। ये यूनियन किसके साथ बनाना चाहते थे, किसके साथ, प्रोटेस्टेंट्स किसके साथ यूनियन बनाना चाहते थे, यूके के साथ। और जो कैथोलिक्स थे वो उनको क्या बोला गया, नेशनलिस्ट, कि अपने देश को जोड़ना चाहते हैं किसके साथ, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है, वो एक सेपरेट कंट्री है जो आज की डेट में यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। और यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, नॉर्दर्न आयरलैंड। नाम में कंफ्यूज नहीं होना। तो दीदी ये बताओ, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स क्या हैं। देखिए, चर्च, जो क्रिश्चियंस होते हैं, चर्च जाते हैं क्रिश्चियंस भी डिवाइडेड हैं दो के अंदर, ठीक है ना। क्रिश्चियंस भी, इनके भी दो पार्ट हैं, एक प्रोटेस्टेंट्स होते हैं और एक कैथोलिक्स होते हैं, ये भी दो में डिवाइडेड हैं क्रिश्चियंस भी, ठीक है ना। तो ये था ट्रबल्स। अब ट्रबल एंड कैसे हुई, ट्रबल का बबल कैसे एंड हुआ, ट्रबल एंडेड, ठीक है ना। ट्रबल्स एंडेड विद 1998 गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, ठीक है ना। और गुड फ्राइडे अग्रीमेंट में ऐसा क्या हुआ, आपको ये याद रखना है कि गुड फ्राइडे अग्रीमेंट कब साइन हुआ था, 1998 में साइन हुआ था गुड फ्राइडे अग्रीमेंट। कब साइन हुआ था गुड फ्राइडे अग्रीमेंट, 1998 में गुड फ्राइडे अग्रीमेंट साइन हुआ था। क्या हुआ था इसके अंदर, अकॉर्डिंग टू 1998 गुड फ्राइडे एग्रीमेंट विच एंडेड 3 डेकेड्स ऑफ सेक्टेरियन वायलेंस। हमें पता है ट्रबल्स को एंड किया इसने। ट्रबल्स क्या है हमें पता है, अब क्या है कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स की लड़ाई। कहाँ पर, नॉर्दर्न आयरलैंड में। प्रोटेस्टेंट्स प्रो, कौन है प्रो, ब्रिटेन। किस चीज में प्रो है, लड़ाने में, ठीक है। उसके साथ प्रो कौन, प्रोटेस्टेंट्स यूके के साथ जाने वाले थे। और ये याद करवाने के लिए मैं आपको ऐसे सिखा रही हूँ, कैथोलिक्स जो थे वो नेशनलिस्ट थे और वो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के साथ जाना चाहते थे। रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड क्या है, वो एक सेपरेट अलग कंट्री है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। नॉर्दर्न आयरलैंड और रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड दोनों अलग है। आयरलैंड कॉमन है, एक नॉर्दर्न है और एक रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है। नॉर्दर्न आयरलैंड किसका पार्ट है, यूके का। अब यहाँ पे जो ट्रबल्स था उसके साथ कैसे ट्रबल का बबल फोड़ा इन्होंने। नॉर्दर्न आयरलैंड गवर्नमेंट शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द लार्जेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट पॉलिटिकल ब्लॉक्स, यूनियनिस्ट हु आर लार्जली प्रोटेस्टेंट्स एज वेल एज रिपब्लिकन नेशनलिस्ट हु आर मोस्टली कैथोलिक्स। तो इन्होंने क्या कहा, कैथोलिक्स और रिपब्लिकन्स की जो पार्टीज है उनका मिलजुल कर जो है गवर्नमेंट बनेगी। तो आइए लिख लेते हैं इसको। इस अग्रीमेंट में क्या हुआ, नॉर्दर्न आयरलैंड गवर्नमेंट शुड इंक्लूड, नॉर्दर्न आयरलैंड गवर्नमेंट शुड इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स of the largest and second largest political blocks, ठीक है, that is unionists and nationalists। तो हमने नीचे लिखा हुआ यूनियनिस्ट कौन है, यहाँ पर भी मैं लिख देती हूँ ताकि तुम लोगों को कंफ्यूजन ना हो। यूनियनिस्ट प्रोटेस्टेंट्स, ठीक है ना, और नेशनलिस्ट कौन है, कैथोलिक्स, ठीक है ना। तो ये लोग मिलजुल कर अपनी सरकार बनाएंगे कि दोनों की चले, ठीक है। आफ्टर 2022 वोट, नॉर्दर्न आयरलैंड सॉ chaos with DUP refusing to join hands with Sinn Féin to form the government, cutting its position to Northern Ireland Protocol, with London had agreed on with Brussels to manage post-Brexit trade between UK and the EU। अब यहाँ पर क्या हुआ यार, 2022 के अंदर ब्रेग्जिट क्या था,
कोई मुझे बता सकता है ब्रेग्जिट क्या था? बेटा जी अगर आपको नहीं बताना क्या था तो कोई दिक्कत नहीं, मैं बता दूंगी। ब्रेग्जिट इज ब्रिटेन एग्जिटिंग, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम, ऐसे लिख लो, ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन से एग्जिट मार दिया था तो उसको ब्रेग्जिट बोला, ठीक है ना। अब नॉर्दर्न आयरलैंड जो है वो कहीं ना कहीं उसका पार्ट है यूरोपियन यूनियन का, मतलब अभी भी वहां से होती है। अब ट्रेड के अंदर समझना पड़ेगा, मैं एक ड्राइंग बनाऊंगी, ठीक है ना। ये है ब्रिटेन, ठीक है ना, और ब्रिटेन का ही पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, ठीक है ना। अब इन्होंने बोला कि ये जो है ना ये ईयू के गुड्स वाले उसमें रह गया, ठीक है ना। वैसे ये यूके का ही पार्ट है बट गुड्स वाले उसमें क्या है कि यूरोपियन यूनियन का क्या है कि ये यूरोपियन यूनियन है, मान लो यूरोपियन यूनियन में अगर बाहर से कोई भी गुड्स आ रहे हैं तो वो खुल करके उनकी चेकिंग होती है, ठीक है, उनको खोल करके चेकिंग किया जाता है, कुछ उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं और एंट्री पे ही गुड्स जो हैं वो चेक किए जाते हैं, ठीक है ना। अब ब्रिटेन जो है वो ईयू का पार्ट नहीं है, एग्जिट मार गया, ठीक है। अब जो ब्रिटेन से भी प्रोडक्ट्स आएंगे उनके ऊपर भी चेकिंग होगी, ठीक है ना। अब नॉर्दर्न आयरलैंड तो ब्रिटेन का पार्ट है बट वो ईयू के गुड्स वाले रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर आ रहा है, तो ब्रिटेन वाले कहते हैं कि भैया हमारा पार्ट है नॉर्दर्न आयरलैंड, हम क्यों चेकिंग होने दें, ठीक है। तो बहुत बहुत वो हुआ, बहुत ह्यू एंड क्राई क्रिएट हुआ बट अल्टीमेटली अब वो सॉल्व हो गया। अब वो ऐसे सॉल्व हो गया कि जो गुड्स ब्रिटेन से नॉर्दर्न आयरलैंड तक ही सीमित रहेंगे वो चेकिंग नहीं होगी, बट जो नॉर्दर्न आयरलैंड से आगे चले जाएंगे ब्रिटेन के गुड्स उनकी चेकिंग होगी, ठीक है ना। तो ये एक पड़ा था, कलेश ही कह लो, ठीक है, बट अब ये सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो इसमें इतना ही हमें पता होना चाहिए ट्रबल्स क्या है, गुड फ्राइडे अग्रीमेंट क्या है, कब हुआ, ये नॉर्दर्न आयरलैंड में कौन आके बैठ गया है, ठीक है ना, सेपरेट होने के चांसेस जो है वो बढ़ गए हैं, ये पता होना चाहिए। एंड उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल माल न्यूट्रिशन। अब माल न्यूट्रिशन की वाइटामिन की कमी है, उत्तर प्रदेश ने बहुत काम किया इस चीज़ के ऊपर, ठीक है ना। अब उत्तर प्रदेश ने काम किया है तो बात तो करनी पड़ेगी। उत्तर प्रदेश इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन empowerment in tackling malnutrition by supporting community-based micro enterprises led self-help groups. These enterprises produce fortified and nutritious foods for pregnant breastfeeding mothers and children, providing as take-home ration through integrated child development service program. इसमें क्या कर रहे हैं समझ में आया? तो जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना ध्यान दिया करो, ट्राई करा करो थोड़ा कि उसको देखो, ठीक है ना। तो यहाँ पे पहले हम हेडिंग लिखेंगे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन न्यूट्रिशन, बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है ना। अब इसने क्या किया, इसने क्या किया, एंटरप्राइज, ठीक है ना, यहाँ पे लिखेंगे माइक्रो एंटरप्राइज, वुमेन रन माइक्रो एंटरप्राइजेस प्रोड्यूस फोर्टिफाइड का मतलब होता है कि फूड के अंदर कुछ मिला देते हैं, जैसे जिंक मिला देते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड हो और अलाउड हो, एंड न्यूट्रिशन फूड्स फॉर प्रेग्नेंट ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स and children, provided as take-home ration through the integrated child development services program. अब ये क्या है, इसके अंदर बेटा जी जो वुमेन है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वुमेन के माइक्रो रन एंटरप्राइजेस हैं, छोटे छोटे बिजनेसेस रन कर रही हैं वुमेन गांव में, जगह जगह पर। उसमें क्या कर रहे हैं वो फोर्टिफाइड और न्यूट्रिशन फूड जो है बना करके दे रही हैं, किनको, प्रेग्नेंट वुमेन को, ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन को, उनको चिल्ड्रन को बना बनाया खाना देते हैं, अंडर विच प्रोग्राम, अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम। ये कहाँ पर हो रहा है, ये उत्तर प्रदेश में हो रहा है कि जो वुमेन है इससे क्या हो रहा है, दो फायदे हो रहे हैं, बच्चों को, प्रेग्नेंट वुमेन को, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को, ठीक है ना, और बच्चों को क्या मिल रहा है, न्यूट्रिशियस फूड मिल रहा है, अब जो बना रही हैं वुमेन, जो बना रही हैं उनको क्या मिल रही है बेटा, उनको लाइवलीहुड मिल रही है, उनको पैसे कमाने का मौका मिल रहा है,
तो एक तीर से दो निशाने। ये कहाँ पर हो रहा है? उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इन 2020 द डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन कोलैबोरेटेड टू सेट अप अ डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ टेक अवे होम राशन बाय वुमेन एंटरप्राइजेस। 2020 के अंदर उत्तर प्रदेश वालों ने और डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट वालों ने ये आइडिया जो है स्टार्ट किया। कौन सा? कि हम बनाएंगे और तुम घर ले जाना, टेक अवे होम। स्विगी बना दिया, स्विगी जोमेटो, देसी स्विगी जोमेटो। 2020 डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड उत्तर प्रदेश स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन collaborated to set up a decentralized production of take-home rations by women enterprises। ठीक है ना? तो इसके अंदर 2020 के अंदर जो है चाइल्ड डेवलपमेंट वुमेन डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट वाले और लाइवलीहुड मिशन वाले। लाइवलीहुड का मतलब क्या होता है? नौकरी, पैसा कमाने का मौका देना, पैसा कमाना। ठीक है ना? टू रन हाउस होल्ड, टू रन होम। ठीक है, तो पैसा कमाने के लिए लाइवलीहुड, काम करना, टू रन होम। ठीक है ना? अर्निंग मनी। ठीक है ना? अर्निंग मनी इज व्हाट इज लाइवलीहुड। इनको लाइवलीहुड मिला तो कोलैबोरेट किया डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन ऑफ टेक अवे होम राशन बाय वुमेन एंटरप्राइजेस। The model involves the production of different variants. This is done by 20-member women group that use automated or equipment with a capacity of 5 metric tons per day. अब इसके अंदर ये जो वुमेन है ये ऑटोमेटिक इक्विपमेंट्स यूज कर रही हैं इस खाने को बनाने के लिए। Once the rations are delivered to आंगनवाड़ी, इनको reimbursement आ जाते हैं, इनको पैसे आ जाते हैं। The feasibility of this model was demonstrated by United Nations World Food Program by using 2 pilot plants in Unnao. ठीक है ना? तो इसके अंदर उन्नाव के अंदर ये पहले लगाए गए। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने दिखाया कि आप ऐसा कर सकते हो और इन्होंने ये किया, विच वॉज अ ग्रेट थिंग। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, बहुत ईजी है। कौन सी स्टेट ने किया? उत्तर प्रदेश ने किया। नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग। अब यहाँ पर ये नहीं है कि सिंपली मतलब खाना बना रहे हैं कुछ भी डाल दिया, ऐसा नहीं है कि दाल की जगह पानी दे दिया कि पी लो इसको, दाल तो कोई खा गया, ऐसा नहीं है। यहाँ पे नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, अक्रेडिटेड लेबोरेटरीज टेस्ट द प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्पैच टू आंगनवाड़ीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज, accredited laboratories test the products before dispatch to आंगनवाड़ी सेंटर। आंगनवाड़ी बेटा वो जगह है, विलेज की क्रेच बोलते हैं। जैसे शहरों में प्राइवेट क्रेचेस होती हैं, वैसे ही गांव में सरकारी क्रेच होती हैं जहाँ पे बच्चा माँ जाते ही जाते हैं। ठीक है ना? तो ये जो है ये टेस्ट करके ये सामान वहां पर भेजते हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी भेज दिया और खत्म। ठीक है जी। द प्रोस्पेक्ट ऑफ एलिवेटिंग इंडिया टू द स्टेटस ऑफ अ डेवलप्ड नेशन 2047। ठीक है, 2047 तक हमारा क्या एम है? हमको इंडिया को क्या बनाना है? विकसित भारत। अब ये टर्म आ सकती है, दिस टर्म वाज इन न्यूज। इसका मतलब क्या है? विकसित भारत का मतलब होता है डेवलप्ड इंडिया। क्या मतलब है विकसित भारत का? डेवलप्ड इंडिया। ठीक है ना? हमें 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? हमें 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस कंप्लीट हो जाएंगे। 100 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस तक हमको क्या बनना है? विकसित भारत बनना है, मतलब हमको डेवलप्ड कंट्री बनना है। ठीक है ना? तो अब कंट्रीज में क्या होता है? ये क्या ऐसे क्या डिवीजन है कंट्रीज के अंदर? देखिए कंट्रीज जो होती हैं वो हम
मेजरली 3 में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो है डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि यूएसए, जैसे कि यूके, ठीक है ना, वहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हो चुकी है, लोगों को अपना सब मतलब मिल रहा है, उनका जो मतलब जो दुख वाले दिन थे वो चले गए, हेल्थ फैसिलिटी डेवलप्ड है। डेवलपिंग कंट्रीज, अभी हमको दुख देखना है, ठीक है ना, हमको अपने देश को आगे बढ़ाना है, तो हमें बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव करने वाली हैं इसके अंदर। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, रोड्स, ब्रिजेस, ये सब घर बनाने हैं सबके, ये सब होना है। और एक है पुअर कंट्रीज, ठीक है ना, जहाँ पर सच में ही बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, ठीक है ना, तो हम कौन सी स्टेज पे, हम डेवलपिंग कंट्री में आते हैं। और हमको कौन सा रास्ता तय करना है डेवलप्ड कंट्री का, और हमको कब तक टारगेट हमने सेट किया है 2047, और इसको हमने क्या बोला है, हमने इसको बोला है विकसित भारत। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। The data point published on Monday has highlighted how panchayats earn only 1% of their income through taxes, with the rest being sourced from central and state panchayats. जो हमारे गांव की पंचायत हैं, उनकी इनकम कैसे, वो भी तो काम कर रहे हैं ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्टडी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टडी डाटा पॉइंट, कौन सा पॉइंट, डाटा पॉइंट, ठीक है ना। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो स्टडी है, ठीक है, डाटा पॉइंट, वो क्या है, वो कह रही है कि पंचायत अर्न ओनली 1% ऑफ देयर इनकम थ्रू टैक्सेस, with rest being sourced from central and state grants। मतलब 1% ही वो अपना टैक्स के थ्रू कमा रहे हैं, बाकी उनको कौन दे रहा है बेटा जी, उनको सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट दे रही है, उस पे काम, उससे वो थ्रू काम कर पा रहे हैं। दिस डाटा पॉइंट एम्स टू शो दैट ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ पंचायत, ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, इंडिपेंडेंस, ठीक है, ग्रेटर इंडिपेंडेंस रिजल्ट्स इन बेटर गवर्नेंस एंड लीड्स टू सुपीरियर आउटकम्स। तो यहाँ पे डाटा पॉइंट क्या कहने की कोशिश करी है, डाटा पॉइंट एम्स टू, ये जो रिपोर्ट है, डाटा पॉइंट एम्स टू शो, data point aims to show that greater autonomy of panchayats results in better governance and lead to superior आउटकम्स। अब ऑटोनॉमी क्या है बेटा जी, ऑटोनॉमी का मतलब क्या है, इंडिपेंडेंस। गवर्नेंस का मतलब कि अच्छे अच्छे वहाँ पे चीज़ें होंगी, सुपीरियर मतलब गुड आउटकम्स, गुड चीज़ें अच्छी होंगी, एक्सेलेंट वे में होंगी, ठीक है, दैट इज व्हाट इज इट। डाटा पॉइंट कौन लेकर आए, स्टडी किसकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की। 1% ऑफ अर्निंग पंचायत की कहाँ से हो रही है, टैक्सेस, बाकी सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल और स्टेट ग्रांट से। गवर्नमेंट जो है वो पैसे दे रही है, कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है या फिर स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, खुद की अर्निंग नहीं है। अगर खुद की अर्निंग होगी तो क्या होगा, ग्रेटर ऑटोनॉमी होगी। ऑटोनॉमी का क्या करेंगे, वो अचार डालेंगे ऑटोनॉमी का, नहीं, उससे इंडिपेंडेंस होगी, डिसीजन मेकिंग जो होगी, इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग वो कर पाएंगे, जो बेटर रिजल्ट्स क्रिएट कर पाएगी पंचायत लेवल पर। उसके बाद इन फरवरी 2021, अब यार म्यांमार का इशू जो है वो बहुत बार पढ़ चुके हैं, बट अब एक अपग्रेड है, और यहाँ पे म्यांमार और इंडिया से रिलेटेड अपडेट है। तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ जो हमें पता होना चाहिए कि 2021 में वहाँ पे कू हुआ था। कू का मतलब क्या होता है, फोर्सफुली ओवरथ्रोइंग गवर्नमेंट इन पावर। जो गवर्नमेंट पावर में है उसको फेंक देना साइड पर, ठीक है ना, जो लोगों ने इलेक्ट करी है उसको साइड मार देना। ये म्यांमार में हुआ था। म्यांमार में कौन पावर में आ गए थे, मिलिट्री, ठीक है ना, जुनता भी बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, जुनता भी बोलते हैं। तो वहां पे पावर में थी आंग सान सू की, ठीक है ना, और फिर जुनता पावर में आ गया, मतलब मिलिट्री पावर में आ गई। अब लोगों ने बोला कि भाई तू इलेक्शन करा दे, वो कहता रहा करवाता हूँ आज कल परसों, पर उसने इलेक्शन नहीं करवाए, इतने साल निकल गए। तो अब क्या हुआ, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स बन गए, वो लड़ने लग गए आपस में, वो एक साथ भी हो गए, ठीक है ना, और लड़ाई चालू हो गई, ठीक है ना। उनमें से जो एक है वो है अराका करके, ठीक है ना। अब अराका जो है वो हमारे लिए प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, हमारे लिए, किसके लिए, इंडिया के लिए, हमारे लिए किसके लिए, अराकन आर्मी, अराका नहीं अराकन,
तो अराकन आर्मी जो है, अब उसके साथ क्या है यहाँ पर, हाँ ये रहा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको मोटा मोटा समझा देती हूँ। तो अराकन आर्मी जो है, ठीक है ना, वो उसने गेन्स है। गेन्स का मतलब क्या है कि टेरिटोरियल गेन्स, मतलब जगह जो है वो टेरिटोरियल गेन्स, ठीक है ना, जगह जो है वो इसने मतलब कब्जा कर लिया है, टेकन कंट्रोल, ठीक है ना। तो अब टेरिटोरियल गेन्स हो गए, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, इंडिया को क्या प्रॉब्लम है, हमें ये प्रॉब्लम है ये चाइना बैक्ड है। कहा जा रहा है कि ये चाइना बैक्ड है। पहले चाइना जो था वो मिलिट्री को चाइना बैक कर रहा था, और अब मिलिट्री के अगेंस्ट जो ये ग्रुप्स लड़ रहे हैं इसको बैक कर रहा है। अब इससे हमारी क्या प्रॉब्लम होगी म्यांमार के साथ? हमारी प्रॉब्लम बेटा जी ये होगी कि हमारा ना प्रोजेक्ट चल रहा है इनके साथ, हमारा ना इनके साथ प्रोजेक्ट चल रहा है, कालादान प्रोजेक्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम लिख देंगे सिंस अराकन, मैं स्पेलिंग ना गलत लिख दूं, तभी मैं बार बार चेक कर रही हूँ। सिंस अराकन, ठीक है, मेरे दिमाग में जो स्पेलिंग है सही है। सिंस अराकन आर्मी is backed by China, it can it can be a problem for the Indian projects going on in Myanmar. One such project is, कौन सा प्रोजेक्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे? कालादान प्रोजेक्ट, ठीक है ना। तुम पंडित के पास गए कि मुझे एडमिशन पक्का चाहिए, बताओ पंडित जी क्या करूं? कहते बेटा जी काले कुत्ते को रोटी खिलाओ। मैंने बहुत खिलाई है सच में। काला दान, ठीक है ना। हाँ बच्चे होते हैं ना, तो अच्छा भी लगता है कि चलो डॉगीज का भला हो गया, हमारा तो हो ही जाएगा। 2008 के अंदर 2008 में अंदर इंडिया एंड म्यांमार साइंड फ्रेमवर्क अग्रीमेंट, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या था? तो सबसे पहले तो ये 2008 में साइन हुआ, इंडिया म्यांमार में साइन हुआ, के बीच में साइन हुआ। द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वाज डिलेड बिकॉज ऑफ रफ टेरेन मतलब वो जगह जो थी वो थोड़ी डिफिकल्ट थी, वहां काम करना, माउंटेन्स थे, रफ जगह थी, ठीक है ना। उसके बाद वाइल द स्विथवे पोर्ट एंड इनलैंड वाटर टर्मिनल एट प्लेटवा हैव बीन completed in past few years, road construction is facing challenges due to the prevailing security situation. For expeditious का मतलब क्या होता है? स्पीडी। एक्सपीडियस का मतलब क्या होता है? स्पीडी, ये वोकैब वर्ड है, नोट कर लीजिए, ठीक है। Implementation, the attitude of the local ethnic organization towards कालादान प्रोजेक्ट भी फैक्टर्ड इन। अब यहाँ पर क्या है, जो कालादान प्रोजेक्ट है 2008 में इंडिया और म्यांमार के बीच में साइन हुआ। अगर यहाँ पर हम पोर्ट की बात करें तो सितवे पोर्ट एंड इनलैंड वाटर टर्मिनल inland water terminal at प्लेटवा, अरे मेरी प्लेटवा ले आओ, मुझे खाना खाना है सत्तू के साथ, सितवे पोर्ट प्लेटवा, ठीक है ना, हैज कंप्लीटेड, हैव बीन कंप्लीटेड आएगा, हैव बीन कंप्लीटेड, ठीक है ना। बट देयर आर पार्ट्स दैट आर येट टू बी कंप्लीटेड, ठीक है ना। अब लोकल्स जो हैं दे सपोर्ट द प्रोजेक्ट, locals support the project, but Arakan army backed by China doesn't. तो जो अराकन आर्मी है वो ये प्रोजेक्ट को बैक नहीं करेगी। तो आप कहोगे कि नहीं करती तो ना करने दो, कालादान जाए भाड़ में। पर कालादान हम भाड़ में नहीं जाने दे सकते। क्यों भाई? क्योंकि क्योंकि ये हमारे कनेक्टिविटी बढ़ाता है, इट इंक्रीजेस कनेक्टिविटी ऑफ इंडिया with northeastern states, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हमारी कनेक्टिविटी बढ़ती है अगर ये कालादान प्रोजेक्ट हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना। हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ ये देखो यहाँ से कनेक्टिविटी बढ़ती है, और जो हमारा मतलब हमें इनएक्सपेंसिव वे मिल जाता है कनेक्टिविटी का।
ठीक है ना। इनएक्सपेंसिव वे, इनएक्सपेंसिव मेथड मतलब सस्ता और टिकाऊ। इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या है, सस्ता और टिकाऊ, ठीक है ना। तो ये जो है ये इसकी पूरी स्टोरी है जो इन्होंने 3-4 उसमें दी हुई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये रहा। क्वाड समिट मोर लाइकली टू आफ्टर यूएस पोल्स इन नवंबर। तो क्वाड समिट क्या है, जल्दी जल्दी से लिख लेंगे। पहले रेड से लिखेंगे क्वाड समिट। तो क्वाड समिट में कौन कौन है, मैं तुम बिल्कुल भी नहीं, हमारी जगह हमारे प्रधानमंत्री जो होंगे वो जाएंगे, ठीक है ना। इलेक्शंस के बाद डिसाइड होगा वो कौन है। तो यहाँ पर देखिए इंडिया यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान ये मिलकर बनाते हैं कौन सी समिट, क्वाड समिट। अब क्वाड समिट क्यों नाम रखा गया, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड मैप पे इन चारों कंट्रीज का नाम लिखते हैं और उसको जोड़ते हैं तो कौन सा क्वाड्रिलेटरल जैसा कुछ बनता है, क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, ठीक है ना, जो तुमने मैथ्स क्लास में पढ़ा होगा कभी स्कूल में, ठीक है। तो यहाँ पे ये इनका समिट है, इस बार इंडिया के अंदर समिट, इंडिया होस्ट करेगा क्वाड 2024, ठीक है जी, ओके, ठीक है। यही बताना चाहिए कौन कौन मेंबर्स हैं, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। इसको पता है कैसे याद कर लो, जुदाई, ठीक है ना। डी तो कुछ है नहीं, जे से जापान, यू से यूएसए, ए से ऑस्ट्रेलिया, आई से इंडिया, ठीक है ना। लंबी जुदाई, लंबी जुदाई। चलो अब यहाँ पर आईसेट क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर जो जिससे पूछा क्वेश्चन, अब आईसेट के बारे में भी चीजें पूछी, तो आईसेट क्या है, आईसेट की पहले फुल फॉर्म करेंगे, इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड emerging technologies meeting. That is what is ISET. ISET is Initiative on Critical and Emerging Technologies Meeting. ठीक है। अब इसमें ये क्या करते हैं, क्या है ये जो आईसेट है ना। आईसेट जो है इसके अंदर यूएसए और इंडिया का कॉन्ट्रैक्ट है, यूएसए और इंडिया का ये डील है कि हम जो एमर्जिंग, यूएसए इंडिया एंड इंडिया वुड वर्क ऑन emerging technologies together, टेक्नोलॉजीज टुगेदर, जैसे कि सेमीकंडक्टर, जैसे कि क्वांटम कंप्यूटिंग, लाइक सेमीकंडक्टर, जो नई चीजें आ रही हैं। देखो यार हम आगे तो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, जिंदगी में आगे तो बढ़ रहे हैं। पहले टेलीफोन होता था, फिर फोन होते थे, ठीक है ना, बटन वाले होते थे, अब टच हो गए हैं, अब आगे आगे चीजें बढ़ रही हैं, अब फोल्ड वाला आ गया, स्क्रीन वाला फोल्ड हो जाता है, हो रहा है ना चीजें टुगेदर, लाइक सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, ठीक है ना, उसके ऊपर ये दोनों एक साथ काम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है, किसका इनिशिएटिव है, क्या इनिशिएटिव है, इसकी ज्यादा से ज्यादा फुल फॉर्म तो जो है वो फेवरेट है, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, बिल, ये बड़ा फेमस हुआ है, हर कोई इसके ऊपर वीडियो बना रहा है, बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब इस बिल का नाम क्या है, पहले तो इस बिल का नाम है बेटा जी पब्लिक एग्जामिनेशंस prevention of unfair means बिल 2024। अभी ये क्या है, बिल, लॉ नहीं बना भी है। तो ये बिल जो है यूनियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा के अंदर, ठीक है ना। ये क्यों लेकर आए, टू चेक माल प्रैक्टिसेस एंड ऑर्गेनाइज्ड चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, ठीक है ना। प्रपोजिंग अ मिनिमम ऑफ 3 years, अब यहाँ पे कितना है, प्रपोजिंग मिनिमम ऑफ 3 years imprisonment and fine up to ₹1 crore for purpose and organizing, for persons and organizations indulging in such illegal practices, ठीक है ना। जो इन सच इलीगल प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वॉल्व होंगे उनको क्या कर दिया जाएगा,
उनको 1 करोड़ तक का पैसा देना पड़ सकता है और उनको 3 साल की सजा भी हो सकती है। ठीक है जी, मिनिमम इतने की तो होगी, ठीक है ना, इतने की तो सजा होगी अगर प्रूव हो गया कि हाँ भैया 3 साल तो चक्की पीसिंग एंड पीसिंग। The statement of objects and reasons of the bill said the malpractices in public examination lead to delays। अब देखो यार, एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, ये सबसे ज्यादा होता है जुडिशरी के एग्जाम में। एग्जाम कंडक्ट हो जाता है, बच्चा मेंस की तैयारी करने लग जाता है, पता चलता है कि एग्जाम ही कैंसिल हो गया। ठीक है, बैठे रहो फिर जिंदगी में। तो ये बहुत बड़ी बात है। लीकेज ऑफ क्वेश्चन पेपर और आंसर की डायरेक्टली और इनडायरेक्टली असिस्टिंग द कैंडिडेट इन एनी मैनर अनऑथराइजली इन पब्लिक एग्जामिनेशन, टैम्परिंग विद द कंप्यूटर नेटवर्क और कंप्यूटर रिसोर्स और कंप्यूटर सिस्टम। तो इसके अंदर जो है ना, पब्लिक एग्जामिनेशन के अंदर इसमें लिखा है बिल टू चेक चीटिंग इन गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स। तो यहाँ पर गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स पे ज़्यादा बात हुई है। तो अभी इसकी डिटेल्स देखनी पड़ेंगी कि सारे जितने गवर्नमेंट के एग्जाम्स हैं उस पर होता है, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी एग्जाम ली थी उसमें भी ये एप्लीकेबल होता है, बट अभी मेरे को लगता है गवर्नमेंट के लिए ही है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स पे, हाँ गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट एग्जाम्स, रिक्रूटमेंट मतलब जिससे कि अपॉइंटमेंट होती है, कोई नौकरी मिलती है जिसमें, वो वाले एग्जाम्स पे ज़्यादा लग रहा है कि शायद ये एप्लीकेबल होगा। टर्मिंग इंडिया यूएस न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो इंडिया और यूएस जो है न्यूक्लियर कोऑपरेशन की बात यहाँ पर हो रही है। तो यहाँ पर ना, अब देखिए न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको, यहाँ पे ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। अब देखो यार, क्लाइमेट चेंज के बारे में जो लोग दिसंबर नवंबर में न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे थे उनको पता होगा कि क्लाइमेट चेंज के बारे में बहुत ज़्यादा बात हुई कि भैया 2023 हॉटेस्ट ईयर रहा, ठीक है ना, फिर हम 2024 आ गया तो पता चला स्नोफॉल नहीं हो रही है, ठीक है ना, 2023 में हमने इतने सारे फ्लड्स देखे, कहीं पर ड्रॉट्स आ गए, सूखा पड़ गया, ठीक है, ये सब कुछ हमने देखा और हमें पता है ये सब क्यों हो रहा है, ये आपको लिखना नहीं है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। अब सारी कंट्रीज जो हैं वो मिलती हैं, ठीक है ना, कोप के अंदर, ठीक है ना। कोप क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है। अब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज क्या है? यूएन की एनुअल मीटिंग है। एनुअल का मतलब क्या होता है? यूएन की एनुअल मीटिंग, मतलब हर साल होती है ये मीटिंग, जिसमें क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए उसके ऊपर बात होती है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्लाइमेट चेंज को कैसे रोका जाए उसके ऊपर बात होती है, ठीक है ना। अब वहां पे कह रहे हैं कि भैया नेट जीरो होना है। नेट जीरो मतलब कि या तो जो हमारा पॉल्यूशन निकल रहा है वो एब्जॉर्ब हो रहा है किसी तरीके से, मतलब हम अर्थ को नहीं हार्म कर रहे अपने पॉल्यूशन की वजह से। हमको नेट जीरो होना है 2070 तक। अब नेट जीरो होना है तो हमको अपने एनर्जी की डिपेंडेंसी भी तो चेंज करनी पड़ेगी ना। जहां अभी हम कोल पे डिपेंडेंट हैं, जहां अभी हम डिफरेंट चीज़ों पे डिपेंडेंट हैं, वहां पर हम न्यूक्लियर पे अपनी डिपेंडेंसी बढ़ा सकते हैं। और ऐसी ही एक टर्म जो है वो है SMR। SMR की फुल फॉर्म क्या है? स्मॉल एंड मॉड्यूलर, स्मॉल एंड मॉड्यूलर, स्मॉल एंड मॉड्यूलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी। ये क्या है? पहले तो SMR, ये छोटे न्यूक्लियर जो होते हैं वो है कि इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर देंगे, इतनी एनर्जी ये प्रोड्यूस कर देंगे कि एक इलाके के लिए सही रहेगा, एक एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया को एनर्जी बना के दे देंगे। तो दैट इज व्हाट इज SMR। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। अब इंडिया और USA के बीच में कौन से न्यूक्लियर डील्स हुई हैं, ठीक है ना। जो ये डील हुई है इंडो US न्यूक्लियर डील के अंदर कौन कौन सा ये बना रहे हैं, ये डील पहले हुई थी न्यूक्लियर डील, ठीक है ना। ये डील किसके बीच में हुई? सबसे पहले ये डील हुई बिटवीन, सबसे पहले ये डील हुई, डील बिटवीन किसके बीच में हुई? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड वेस्टिंग हाउस इलेक्ट्रिक कंपनी, दैट इज वेक, ठीक है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ना डील हुई कंस्ट्रक्शन ऑफ 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स के लिए, जो कहाँ कहाँ पे बन रहे हैं। जो एक बन रहा है कोवाडा फॉर 6 न्यूक्लियर रिएक्टर्स, अच्छा एक ही जगह पे है, सॉरी मुझे जगह कहीं अलग अलग पे है, आई एम सो सॉरी, ये मैं भी पहली बार पढ़ रही हूँ। कोवाडा आंध्र प्रदेश, ठीक है। 8 years आफ्टर
मोदी ओबामा अनाउंस द न्यूक्लियर डील इज डन एंड वर्कड अ वे अराउंड। तो यहाँ पे सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज में क्या था कि कंपनी कहती है हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं हुई, तो उसके अंदर इन्होंने दे हैव वर्कड इट आउट अराउंड इट। बट हाँ, इंडो यूएस डील के अंदर, न्यूक्लियर डील के अंदर यहाँ पर कंस्ट्रक्शन होगी ऑफ न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, SMR2 वैसे जो आज की डेट में यूज हो रहा है कि छोटा प्लांट लगाएंगे जो छोटे छोटे एरियाज को एनर्जी जो है, बिजली जो है वो प्रोवाइड कर देगा। अक्यूज्ड ऑफ फ्लाउटिंग नॉर्म्स, वाराणसी अर्बन बॉडी फोल्ड्स अप टेंट सिटी। तो यहाँ पे सबसे पहले टेंट सिटी कहाँ पर आया था? ठीक है ना, ठीक है, वाराणसी, वाराणसी फोल्ड्स अप टेंट सिटी। तो टेंट सिटी बेटा जी आया था वाराणसी के अंदर। इसका इनॉग्रेशन किया था प्रधानमंत्री ने, इनॉग्रेटेड बाय पीएम। ठीक है ना, अब ये क्लोज कर दिया बाय पीएम। ठीक है, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा, ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। ठीक है ना, बाय क्यों बंद किया गया? नॉट हैविंग नेसेसरी, नॉट हैविंग नेसेसरी परमिशन फ्रॉम अथॉरिटीज। ठीक है ना, वाराणसी, वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी has removed structures from their NGT order। NGT order नहीं था, NGT, NGT was further considered on meeting. The VDI has decided not to raise the intensity for the period of and a post monsoon. A report submitted to NGT, NGT according to NGT submission। ये लिख लो, according to NGT followed what they submitted to NGT, sorry, followed what they had told in NGT। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ों में शायद आपको दिक्कत आ रही हो, मैं बता देती हूँ। वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी का ही टेंट सिटी था, उन्होंने लगाया था, बट जो परमिशन रिक्वायर्ड थी अथॉरिटीज़ ने वो नहीं ली थी। ठीक है ना, ये रिवर गंगा के पास ये टेंट्स लगाए गए थे वाराणसी ने और पीएम ने इसको इनॉग्रेट किया था। एनजीटी क्या, कौन सी मछली का खेल है? एनजीटी जो बेटा जी वो है नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल। ये क्या करता है? जितने भी इन्वायरमेंटल रिलेटेड इश्यूज हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज हैं, वो ये सुनता है। ठीक है ना, पर्टिकुलर केसेस सुनता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। ठीक है ना, इन रिपोर्ट सबमिटेड टू एनजीटी noted that application for prior approval for the project development of tent city has been made after the project has already been implemented। बाद में परमिशन ले रहे हैं, पहले परमिशन नहीं ली, पहले लेनी चाहिए थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिमांड हो रही है कि इंडिया को भारत नाम दे दो। ठीक है, और लोकसभा में डिमांड हुई है कि भारत नाम दे दो इंडिया को, भारत। फिर मुझे आप बता सकते हैं इंडिया दैट इज भारत कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? नहीं तो कल मैं बता दूंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने तुम्हें बोला था कि एक जगह मैं तुम्हें 100% वाला बताऊंगी कि 100% क्वेश्चन ये है बेटा, पक्का आएगा, पक्का पक्का। ठीक है, पक्का आएगा, तो ध्यान से पढ़ेंगे इसको, पहले पढ़ेंगे। इंडियंस विन बिग एट ग्रैमीज, शक्ति टेक्स होम ऑनर्स। टेबल मास्टरो उस्ताद जाकिर हुसैन विन्स 3 awards। फ्लूटिस्ट राकेश चौरसिया गेट्स 2 prizes। सिंगर शंकर महादेवन, वायलिनिस्ट गणेश राजागोपालाचारन एंड पर्क्यूशनिस्ट एस विनायक राम बैग्स 1 each। तो सबसे पहले तो यहाँ पे गिनती के हिसाब से इनको हमें ये बता रहे हैं कि किसको क्या मिला है। तो आइए एक टेबल बना लेते हैं प्यारा सा, ठीक है ना, जिसमें थोड़े से कॉलम्स बना लेते हैं। तो अब ये प्यारे से टेबल में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनका नाम, उस्ताद जाकिर हुसैन, और ये क्या करते हैं? ये तबला, टेबल बोला ना मैंने, ओहो तबला। ठीक है, सॉरी गाइस, 3 अवार्ड्स जीते हैं इन्होंने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर राकेश चौरसिया, ठीक है, ये फ्लूटिस्ट है, फ्लूटिस्ट, फ्लूटिस्ट ही लग रहा है मुझे, 2 prizes। ठीक है, और यहाँ पर शंकर महादेवन
ठीक है ना, जो कि सिंगर है। गणेश राजा गोपालन। देखो यहाँ पर टाइम लगाएंगे हम, यहाँ पर जल्दी नहीं कर सकते। यहाँ से क्वेश्चन पक्का निकलेगा, निकलेगा दूसरे में भी। यहाँ पे कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे जितने बढ़िया हम नोट्स बनाकर रट्टा मार लेंगे उतना हमारा आंसर पक्का है। ठीक है ना, ठीक है ना, ठीक है ना। इनको मिला एक अवार्ड, इन सबको मिलकर मिला एक अवार्ड। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे। इंडिया म्यूजिक स्ट्रक अ कॉर्ड एट 2024 ग्रैमी अवार्ड्स। तो यहाँ पर हमको हेडिंग भी तो देनी थी, 2024 ग्रैमी अवार्ड्स। ठीक है, 5 म्यूजिशियंस इन ऑल वन, 5 म्यूजिशियंस, 5 इंडियन म्यूजिशियंस जो हैं उन्होंने ये जीता। बहुत ही बढ़िया। ठीक है, in the country, tabla master Ustad Zakir Hussain Rakesh winning the covered prize, while Mr. Hussain was India's bigger winner with 3 Grammys. Mr. Chauresa picked up 2 awards. Singer, ये repetition है, ये repetition है। Collaboration in the fusion group शक्ति, इन्होंने किस लिए जीता? इन्होंने जीता for the group शक्ति। ठीक है, किसके लिए जीता इन्होंने? शक्ति के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है ना, collaborators, collaborators in the fusion group, in the fusion group शक्ति। ठीक है ना, इन्होंने फ्यूजन ग्रुप शक्ति, शक्ति वन ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट, शक्ति वन ग्रैमी अवार्ड फॉर द बेस्ट, फॉर द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम फॉर दिस मोमेंट। ठीक है, इन्होंने ग्रुप बनाया अपना इकट्ठा जिसका नाम शक्ति दिया इन्होंने। ठीक है, और उन्होंने इकट्ठे कौन सा अवार्ड जीता है, कौन सी एल्बम के लिए जीता? दिस मोमेंट के लिए जीता। ठीक है जी, उसके बाद हम यहाँ पर चलेंगे। द एल्बम फीचर्स 4 इंडियंस एज वेल एज फाउंडिंग मेंबर लेजेंडरी ब्रिटिश गिटारिस्ट जॉन मैकलॉगिन। द मोमेंट विच रिलीज्ड टू क्रिटिकल अक्लेम इन इज द ग्रुप्स फर्स्ट स्टूडियो एल्बम इन मोर देन 45 ईयर्स। स्टूडियो एल्बम है ये। ठीक है ना, 4 इंडियंस इंक्लूड्स, ये भी लिखेंगे बाहर का जो है, इंक्लूड्स 4 इंडियंस एंड फाउंडिंग मेंबर लेजेंडरी, वैसे लेजेंडरी लिखने की जरूरत नहीं है, मेंबर ब्रिटेन का गिटारिस्ट, ब्रिटिश गिटारिस्ट जॉन मैकलाफ्लिन। ठीक है ना, हंस रहा था। दिस मोमेंट इज, ठीक है, फर्स्ट स्टूडियो एल्बम, फर्स्ट स्टूडियो एल्बम, इनकी ये फर्स्ट स्टूडियो एल्बम। बिसाइड्स हिज अवार्ड फॉर शक्ति, मिस्टर हुसैन वन 2 अदर अवार्ड्स। तो मिस्टर हुसैन वाज आल्सो पार्ट ऑफ दिस। ठीक है ना, इन्होंने शक्ति के लिए तो जीता ही वन फॉर शक्ति। ठीक है ना, शक्ति का भी पार्ट थे, ये पार्ट ऑफ शक्ति का भी था, शक्ति के पार्ट भी थे। द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर पाश्तो एंड बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंटल एल्बम फॉर एज वी स्पीक। ठीक है, ये यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, द मोमेंट विच रिलीज। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट ग्लोबल लिखिए आप अपने टेबल में, जहाँ पर लिखना है आपको, म्यूजिक परफॉर्मेंस फॉर पाश्तो, ये मिस्टर हुसैन के नाम के आगे जाएगा, एंड बेस्ट कंटेम्पररी इंस्ट्रूमेंटल, देखो कैटेगरी भी लिखनी जरूरी है, एल्बम फॉर एज वी स्पीक। ठीक है ना, तो एक तो इन्होंने जीता मिस्टर हुसैन ने शक्ति के अंडर ही। ठीक है ना, तो ये ग्रुप ने जीता है। ठीक है, और एक इन्होंने जीता, 2 इन्होंने जीते अलग से, 2 इन्होंने जीते अलग से। तो ये हम यहाँ पर लगा देंगे, ये हम यहाँ पर लगा देंगे, यहाँ पे लिखना है ना। तो एक तो इन्होंने 3 अवार्ड जीते ना, एक इन्होंने जीता शक्ति के लिए, एक इन्होंने जीता पाश्तो के लिए, एक इन्होंने जीता एज वी स्पीक के लिए। पाश्तो की कैटेगरी बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस, ठीक है, बेस्ट कंटेम्प्रेरी इंस्ट्रूमेंटल एल्बम एज वी स्पीक के लिए। तो ये इनके हो गए। ठीक है ना, ये इनके अवार्ड्स हो गए। बढ़िया, अब हमें पता होना चाहिए कि राकेश चौरसिया जी जो हैं उन्होंने किस चीज़ के लिए अवार्ड जीता। ठीक है ना,
अब यहाँ पर आगे चलेंगे, द बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक कैटेगरी। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी नॉमिनेट हुए थे हमारे, ये हम बाद में लिखते हैं। मिस्टर राकेश चौरसिया, नेफ्यू ऑफ लेजेंडरी फ्लूटिस्ट हरिप्रसाद चौरसिया, बैक टू ग्रैमी एज पार्ट ऑफ द इंसेम्बल ऑफ अमेरिकन बैंजो प्लेयर बेला फ्लैक एंड डेज आफ्टर। ठीक है, यहाँ पर चौरसिया जी के मैं लिख रही हूँ, आप चौरसिया जी के नाम के आगे लिखेंगे, ठीक है ना। एज पार्ट ऑफ ensemble of American banjo player Bella Fleck, an American इनको भी पाश्तो और एज वी स्पीक का इनको भी मिला है, ठीक है ना। तो ये सबकी कैटेगरीज, सबके नाम बिल्कुल याद करने हैं, कल याद करके आना, मैं पूछूंगी, इस पे टाइम लगाना पड़ेगा, टाइम लगाना पड़ेगा, इस पे टाइम लगाना पड़ेगा जी, ठीक है ना। टेबल ये मैंने बना दिया आपका, ठीक है। तो अब हमारे पास एक और चीज है, ठीक है ना, मोदी जी भी थे इस रेस में, तुमको हाँ इतना टाइम कहाँ से आया इनके पास। तो यहाँ पे बेस्ट ग्लोबल, ये अलग से लिखेंगे, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस कैटेगरी had 8 nominees, including Abundance in Millets, a song by Falu and PM Modi। तो मिलेट्स का फायदा समझा रहे थे, मिलेट्स का फायदा समझा रहे थे, 2023 में गाया ये गाना। तो इस कैटेगरी में विनर कौन थे? ग्रैमी अवार्ड्स 2024 हाईलाइट, जाकिर हुसैन विंस बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस अवार्ड। इसमें वैसे ये जीते हैं, बट एक बार चेक कर लूंगी, बिकॉज मेरे को ना एक क्वेश्चन ध्यान में आ रहा है कि यार देखो ये नॉमिनेटेड थे बट विनर कौन है, फिर भी मैं चेक कर लूंगी, क्योंकि ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आई नहीं, कल ही मेरे ख्याल से ये अवार्ड्स हुए, जैसे आएगी मैं आपको बता दूंगी। बट दिस इज 100% पक्का, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे तो वो आपको एल्बम्स के नाम पूछ लें, कैटेगरी पूछ लें, किसने कितने अवार्ड्स जीते, कौन क्या करता है, इस टेबल का अगर एक एक वर्ड याद करके जाओगे, प्लस ये वाला पॉइंट भी याद करके जाओगे, प्लस एक किसने इस वाली कैटेगरी में जीता, बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्मेंस वाली कैटेगरी में, वैसे यही इन्होंने ही जीता है, हमारे उस्ताद जाकिर हुसैन ने, ठीक है ना। तो आपको बेटा जी कोई हरा नहीं सकता ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है ना। तो ये 3 के नाम और ये क्या करते हैं। डेज आफ्टर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अब ज्ञान वापी मॉस्क में, ज्ञान वापी मॉस्क, ठीक है, ज्ञान वापी मॉस्क के अंदर जो वाराणसी के अंदर है, यहाँ पर पूजा करनी अलाउ कर दी गई बेसमेंट में। अब वो कह रहे हैं कि बाकी सारी बेसमेंट्स भी खोल करके चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो बंद कर रखी है, उनके आगे कुछ लगा रखा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है, हमें पता होना चाहिए कि ज्ञान वापी मॉस्क जो है वो वाराणसी में है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई हैज आर्ग्यूड प्रिंसिपल्स ऑफ स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड टू स्टार्ट कंटेम्पलेटिंग द पैटर्न फॉर एलोकेटिंग क्रेडिट्स टू स्टूडेंट्स फॉर सब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर सीबीएसई, ठीक है ना, सीबीएसई दैट इज सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन asked schools to start allocating credits for 2 students for subjects in line with National Credit Framework. That is NCRF. That is NCRF. ठीक है जी, NCRF की अब ड्राफ्ट गया है, जब होगा क्रेडिट सिस्टम सारा तब हम इसकी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे।
उसके बाद आगे चलेंगे। स्विफ्ट सेट्स रिकॉर्ड विद ग्रैमी विन्स। टेलर स्विफ्ट जो हैं उन्होंने, मतलब हम यहाँ पे 2-3 वाले हैं। टेलर स्विफ्ट जो हैं उन्होंने क्या जीता है? टेलर स्विफ्ट, अब कैटेगरी याद करनी बहुत ज़रूरी है। वन एल्बम ऑफ द ईयर एट ग्रैमी अवार्ड्स, और इनके एल्बम का नाम क्या है? मिडनाइट। ठीक है ना? द ब्रेकिंग द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट विन्स इन द कैटेगरी। 4, चौथी बार जीत रही है ये। वैसे इनका ओवरऑल 13th ग्रैमी विन थी, 13वीं बार ग्रैमी जीता, 13th विन। ठीक है ना? वन ऑफ द नाइट्स बिगेस्ट अवार्ड रिकॉर्ड ऑफ द ईयर वेंट टू मिली साइरस फॉर फ्लावर्स, हर सेकंड एवर ग्रैमी एंड सेकंड ऑफ द नाइट। विक्टोरिया मैनेट वन बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। यहाँ पे जो ये थोड़े थोड़े बताए हुए हैं ये भी हमको लिख लेने चाहिए, मेरा दिमाग कह रहा है। ठीक है, तो मिली साइरस फ्लावर्स के लिए जीता, ठीक है ना? सेकंड ग्रैमी था उनका ये। ठीक है, विक्टोरिया मॉनेट बेस्ट न्यू आर्टिस्ट। ठीक है, बिली एलिश वन सॉन्ग ऑफ द ईयर फॉर राइटिंग द बारबी हिट व्हाट आई वाज मेड फॉर। ठीक है, कैरोल जी मेड हिस्ट्री बाय सब बिकमिंग द फर्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? कैरोल जी, पार्ले जी मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट फीमेल परफॉर्मर टू विन बेस्ट म्यूजिका अर्बना एल्बम फॉर मनाना तेरा बोनिता रिकॉर्ड। फर्स्ट फीमेल परफॉर्मर्स टू विन, ये पहली बार मतलब जीता इन्होंने। ठीक है ना? व्हाट वाज आई मेड फॉर, कैरोल जी मेड ग्रैमी। बारबी हिट, राइटिंग द बारबी हिट, तो ये वाला बढ़िया है। ठीक है, इतना ही लिखना है। उसके बाद आयरलैंड की बात हो रही है यहाँ पर दोबारा से। द लीडर्स ऑफ यूके एंड आयरलैंड वेंट टू बेलफास्ट ऑन मंडे टू मीट नॉर्दर्न आयरलैंड्स न्यूली रिवाइव्ड गवर्नमेंट। वहाँ पे न्यूली रिवाइव्ड गवर्नमेंट बन गई है। ठीक है ना? आयरिश काउंटर पार्ट लियो वाराडगर विजिटेड द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बेलफास्ट एज द मिनिस्टर्स मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। द मिनिस्टर्स वेस्टेड नो टाइम बिफोर प्रेसिंग लंदन फॉर मोर मनी। पैसे मांगे कि भैया पैसे दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आयरलैंड वाला हमने पढ़ ही लिया है। तो गाइज, अगर आपको कल क्लास अच्छी लगी तो ज़रूर कल भी अटेंड करना। डू कमेंट एंड ऑल्सो डू विजिट loggery.in, जहाँ पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, MCQs मिल जाएंगे। ठीक है, MCQ सारे मैं फेब्रवरी वाले भी, फेब 2024 के भी डलवाने की कोशिश करती हूँ। अभी जनवरी वाले डले हुए हैं। ठीक है, सारे अपग्रेड्स जो हैं वो करने की मैं कोशिश करती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।